जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम चल रहा है। डेली एनालिसिस आपको चैनल पर लेकर आ रहा हूं, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हमारी एनालिसिस से क्वेश्चन भी आ रहे हैं स्टैटिक जीके में लगातार। दोस्तों जो भी जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न बन रहे हैं इस एनालिसिस से कमेंट सेक्शन में देखिए, लोग बता रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि लगातार प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि पहले विद्यार्थियों के साथ धोखा हो गया कि जनरल एप्टीट्यूड में क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों कि किस तरह के प्रश्न बनेंगे, लेकिन अब एकदम सबको जब क्लियर प्रश्न लोग दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि एग्जाम किस तरह से जो है चल रहा है और उसमें जो है कैसे हमारी एनालिसिस उनके काम आ रही है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एनालिसिस, हर वीडियो तथा आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों उन सब में हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम स्पेशल तरीके से एनालिसिस डिजाइन करते हैं। टोटल एनालिसिस कुछ इस तरह से है, सब में आपको एनालिसिस देखने को मिलेगी आने वाले सारे एग्जाम में, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, पुलिस हो, रेलवे, मतलब सब में आपको एनालिसिस रेगुलर मिलेगी। तो आज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आज की क्लास में क्या खास है दोस्तों, क्या देने वाला हूं, रोज मैं बताता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए 27 फरवरी को अभी तक जितने भी मैंने वीडियो अपलोड होने तक जितने भी प्रश्न मिले हैं मेमोरी बेस्ड, उनका जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फुल एनालिसिस किया जाएगा सबसे अलग तरीके से, जैसा कि हेलो शिक्षा हमेशा करता है। 26 फरवरी के छूटे हुए प्रश्न वीडियो अपलोड होने के बाद जो मिले दोस्तों उनका भी एनालिसिस किया जाएगा। उसका 26 फरवरी का क्विक रिवीजन करवाऊंगा ताकि वो भूले ना। आपकी अगर परीक्षा है तो वहां से जरूर प्रश्न आपको मिले। दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड से नंबर दिलाने की गारंटी आपको मैं देता हूं। पूरी एनालिसिस अगर आपने इस वीडियो को देखा, इसके बाद आप जितनी पिछली एनालिसिस है उसको देख डालिए, आपको यहां से लाभ अवश्य मिलेगा। टीसीएस का क्या है नया पैटर्न जो बदला हुआ है, आज बच्चे क्या बता रहे हैं, किस हिसाब से प्रश्न बदल करके आ रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। तथा जीके जीएस हिंदी के प्रश्नों में किसको रिवाइज करके जाना है, जो प्रश्न ये हैं, तथा मैथ के रीजनिंग के इन प्रश्नों में से किन प्रश्नों को रिवाइज लगातार करना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट वो भी बताऊंगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 23 संबंधित है। यह दोस्तों मैं डेली मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट का देखिएगा, आप चेक करिए, पिछली जितनी भी एनालिसिस है लगभग सब में यहां से प्रश्न आया है। पहले दिन पूछता है समानता का अधिकार, दूसरे दिन पूछता है जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप डेली अगर देख रहे हो तो आपको खुद विश्वास हो रहा होगा कि क्या वैल्यू है एनालिसिस देने का। मेरा मकसद केवल प्रचार नहीं करना है चैनल पे, केवल आपको आपका समय बर्बाद नहीं करना है, एक्चुअल डेटा मैं देता हूं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या दूंगा। अब समझिए यहां पर तीसरे दिन जो है शोषण का पूछ दिया है, जो है अगली शिफ्ट में जो है 26 को शोषण का पूछ दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 संबंधित है। आर्टिकल 23 इज रिलेटेड टू, बाइलिंगुअल की डिमांड थी, बाइलिंगुअल भी दिया जा रहा है दोस्तों। किससे संबंधित है, मानव खरीद फरोख्त बेगार यानी बलात्श्रम और अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कौन, अनुच्छेद 23। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया था मैंने 23 से 24, वही परीक्षा में आया हुआ है। बाल श्रम पर रोक जो लगाता है वही 23 से 24 का अनुच्छेद आपको दिया गया है। इंग्लिश वालों के लिए प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार जिसको बोलते हैं, एक टर्म जिसके लिए बेगार या फोर्स्ड लेबर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, किसी प्रकार का दबाव डाल के जोर जबरदस्ती कराए जाने वाले काम को ही दोस्तों बेगार कहा जाता है, जिसका उचित जो है मेहनताना भी न दिया जाए, इस तरह के काम को बेगार कहा जाता है। आप कई बार आम बोलचाल की भाषा में बेगारी सुने होंगे, बेगारी सब तो उसी से संबंधित है। इसका ट्रिक भी मैंने यहाँ पर दिया है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए। तो सम से जो है समानता, स्त से जो है स्वतंत्रता का अधिकार, शो से शोषण, ध से धर्म और संस्कृति यानी संस्कृति जो है अनुच्छेद 29 से 30, और उपचार की बात करें अनुच्छेद 32। मतलब एक बार आपको मैं बता दूं यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट ये सेक्शन संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, यह हमेशा जान लीजिए कि हमेशा पूछता रहेगा यहाँ से प्रश्न। अनुच्छेद 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, तथा शोषण 23 से 24, 25-28 माने 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता माने धर्म का प्रचार प्रसार करना, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे कहा, यह भी आप ध्यान दीजिए। रेगुलर प्रश्न आ रहा है दोस्तों, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आप यह समझ लीजिए कि जब लगातार प्रश्न यहां से आ रहे थे कितना इंपॉर्टेंट है। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस निषेध मनाया जाता है। यह भी पूछ सकता है
क्योंकि जो पूछ दे रहा है वो तो रिपीट नहीं कर रहा है, मैं शुरू से बताता हूं कि जो पूछ दिया, अब ये पूछ दिया और ये अभी आपका धार्मिक वाला पूछ दिया, शोषण वाला पूछ दिया, तो अब बचा हुआ दोस्तों अनुच्छेद 32 और संस्कृति वाला और स्वतंत्रता वाला। माने ये एक पूछने का संभावना है आपका, और उसके बाद ये वाला यहाँ से संस्कृति वाला पूछने की संभावना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछने की संभावना है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न आपका है मुखौटा नृत्य संबंधित है, मुखौटा डांस इज रिलेटेड टू। नृत्य से भी प्रश्न आ रहा है दोस्तों। मैंने नृत्य की तो कल बहुत बड़ी वीडियो करवाई थी और उसी का स्क्रीनशॉट आज दिया हूं। ये देखिए मैंने कल ही दिया, कल के एनालिसिस में पूरा नृत्य का मैंने पूरे नृत्यों का दिया। अगर आपने कल का नहीं देखा तो देखिएगा, पूरे नृत्यों का मैंने उसमें जो है एक साथ लिस्ट दिया था, और वहां से अरुणाचल प्रदेश पहले ऊपर का जो मुखौटा नृत्य था सबसे ऊपर वही आ गया आज। मुखौटा युद्ध जो है, युद्ध की ओर मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, युद्ध नृत्य से कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मुखौटा युद्ध की ओर, मुखौटा युद्ध नृत्य। और मुखौटा डांस इज रिलेटेड टू बाइलिंगुअल वालों के लिए है। गुजरात का गरबा डांडिया, ये भी ध्यान रखिए, गणपति वगैरह, ये लास्या झकोलिया, इनको याद रखिए। हरियाणा का किकली, डफ, धमान, सांग, छोरिया, फॉग और खोरिया। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुखौटा डांस, सारे नृत्य यहाँ पर कवर, समय ज्यादा लग जाएगा दोस्तों। मैंने नृत्य पर स्पेशल वीडियो बनाई है, आप स्टैटिक जीके इजी वे में जाकर के देख लीजिए। डेली नृत्य और जनगणना के मैं थोड़ा कम समय मिलने की वजह से ज्यादा वीडियो बना ही नहीं पाया हूं दोस्तों, और वीडियोस बन रही हैं, वो भी अपलोड होंगी धीरे धीरे। लेकिन उन दो ही वीडियो से लगातार जो है 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर परीक्षा में आ रहा है। एसएससी जीडी में भी लगातार पूछा गया, और आपके जो है इसमें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी लगातार पूछा जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है आपके सामने प्रश्न रखता हूं, प्रधानमंत्री दिव्यांग लोन योजना क्या है? तो व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर दिव्यांग लोन योजना? अब समझिए, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। आप ऑब्जर्व करिए दोस्तों कि मैं आपको देख रहा हूं, इस तरह से आप फील करिए, आप स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यह आपकी परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न है, बस ये भी जान लीजिए। दिव्यांग सर्टिफिकेट पर कितना लोन मिलता है? क्योंकि अब जान लीजिए, दिव्यांगों का एक प्रमाण पत्र बनता है जिसे दिव्यांग सर्टिफिकेट कहते हैं, आप जानते हैं इस बात को। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए, यानी कोई रोजगार पेशा या दुकान डलिया, यानी जो भी बिजनेस करने के लिए 25 लाख रुपए, और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए। मतलब दोस्तों बिजनेस करने के लिए 25 लाख रुपए और स्टडी करने के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं। यह ध्यान दीजिए, किस पर? दिव्यांग सर्टिफिकेट पर तक का ऋण का आवेदन आप कर सकते हैं। यह तो दिव्यांग लोन योजना के बारे में जो आज पूछा था। अब इसको पूछने की संभावना घट जाती है, नहीं पूछेगा यहाँ से। हाँ, फोटो ताऊ जी के पैसे पे आप नजर न लगाइए, इनके बारे में भी मैं बताता हूँ। पीएम श्रम योगी मान धन योजना एक आती है, 3000 जो है श्रमिकों के जो खाते में पैसा दिया जाता है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 फरवरी 2023 को लॉन्च होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान, कृषक सम्मान निधि योजना, इसको भी ध्यान दीजिए। 2-2 हजार रुपये जो भी आ रहा था, जिसको ये ताऊ जी गिन रहे हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, 6000 रुपये खाते में। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना दोस्तों। अभी तक योजना वाले सेक्शन में जो है टीसीएस नहीं गया था, टीसीएस अभी तक जो है योजना को नहीं टच किया था। आज का पेपर कुछ हार्ड बता रहे हैं, लेकिन मैं हार्ड नहीं बोलूंगा। मेरा मानना है कि जिसने पढ़ाई किया है उसका निकलेगा दोस्तों। डराने वालों से, थंबनेल पर बहुत हार्ड पेपर था ये वो लिखने वालों से सावधान रहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पेपर कभी हार्ड नहीं है। आपने जिस विषय पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया है, पेपर देकर निकलने के बाद अपने दिल से पूछिए कि क्या जो प्रश्न कठिन लग रहे थे, हम उन प्रश्नों को कभी पढ़े थे? जवाब मिलेगा दोस्तों कि पढ़े थे जरूर, या तो रिवीजन नहीं किए थे या तो कम पढ़े थे। यह प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा। तो हार्ड कुछ नहीं है, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। लोगों के थंबनेल पर, लोगों के वीडियो पर, एनालिसिस पर उस तरह का जिसमें डरावनी एनालिसिस, डरावनी वीडियो पर मत जाइए। आप इजी वे में तैयारी करिए और परीक्षा जरूर देने जाइएगा। ये नहीं कि बहुत हार्ड पेपर, बहुत हार्ड पेपर, कई लोग परीक्षा ही डर के छोड़ देते हैं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना मई 2015 में आती है। जो है ये पेंशन देने के लिए जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं वो लोग इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एनपीएस वगैरह चलता है, और सबके लिए अटल पेंशन योजना है कि कुछ एक मुश्त आप पैसा जमा करेंगे, आपको लास्ट में पेंशन दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना जो है हेल्थ की बहुत बड़ी योजना दोस्तों। इसके लिए देखिए, इसका भी प्रश्न पूछा था, अभी इसको भी मैंने करवाया था 2018 में जो है कि से प्रारंभ है। जन आरोग्य, पीएम जन आरोग्य योजना के माध्यम से सरकार देश के हर गरीब परिवार को जो है
हर परिवार को जो है 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवाती है। इसका मैंने अभी इसके पहले आया था कि इसमें विदेश से विश्व बैंक से आयुष्मान भारत योजना के लिए कितना लोन कितने करोड़ रुपए लिया गया, वो मैंने करवाया था, वहां पर 2018 की बात की थी। और आज देखिए प्रश्न में आया है। स्क्रीन को क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट रखिए दोस्तों और इसको रिवाइज करिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ऐसे पीडीएफ्स को, इस कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए तथा अपने जितने भी दोस्त साथी कोचिंग के ग्रुप हैं उनमें जो है इस वीडियो को उनमें शेयर करके मुझे थोड़ा सपोर्ट दीजिए। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, अदरवाइज मैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट नहीं ला पाऊंगा। मुझे समस्या तब आएगी जब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितनी मेहनत इस पर की जा रही है दोस्तों, इन वीडियो को दिन भर इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, क्वेश्चन तो मान लीजिए आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनका एक विश्लेषण इस तरह से बनाने में समय और मेहनत दोनों खर्च होती है। तो उसके एवज में केवल एक सब्सक्रिप्शन मैं मांगता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्यूज आप देखिए मेरी वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं, और सब्सक्रिप्शन का जो है नाम मात्र का है, तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक कोचिंग के दोस्तों के या फिर जो भी स्टूडेंट्स हों, केवल स्टूडेंट्स के ग्रुप में इस वीडियो को भेजिए। जान लीजिए मेरा ये भी मोटो है कि स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे, और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। अगर जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचेगी तो मुझे जरूर मोटिवेशन मिलेगा, मुझे जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा, और इससे भी हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मैं लाकर आपकी परीक्षा के लिए दूंगा, यह मेरा वादा है। लोथल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज लोथल सिचुएटेड? कहां पर स्थित है दोस्तों, आइए देखते हैं। रोज ये मैं करवाता हूं जो है सिंधु वाला। सबसे बड़ी बात तो यह बता दूं दोस्तों कि इसी स्टैटिक जीके की जो क्लास चल रही है, जो मेरी एनालिसिस है, एनालिसिस तो एक बहाना है, रोज ये कहता हूं, असल में आपको स्टैटिक जीके रटवाना है। लोथल प्राचीन सिंधु सभ्यता घाटी का एक बंदरगाह शहर है, भारत के गुजरात में भाल क्षेत्र में स्थित है, और इसकी खोज 1954 में जो है हुई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद आइए, अब लोथल पूछ दिया, बंदरगाह पूछ दिया। इसके पहले धौलावीरा कुछ दिन तक खूब चला, धौलावीरा 40वां है, गुजरात में है, तो अब ये भी ट्रेंड से बाहर है, अब ये वायरल हो चुका है। अब पूछेगा क्या, उस पर मैं चर्चा करता हूं। टीसीएस जैसे आगे आगे चल रहा है तो आप उससे 2 कदम आगे चलिए। अब पूछ सकता है हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। लोथल देखिए मैंने जो बताया था, ये मेरी इस क्लास का ही कंटेंट स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां जहां से मिली थी राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में। सुत का गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में। चंद हुदड़ो पाकिस्तान में, और सूत कोतदा गुजरात के कच्छ जिले में। कुछ प्रतीक हैं जैसे कांसे की नर्तकी मिली थी और ये जो देवता मिले थे उनका प्रतीक है, और गेंडा जो जानवर मिला था उसका प्रतीक है। कुछ मुहरे वगैरह मिली थी। इमेजेस देने का सिर्फ मोटो रहता है कि विषय वस्तु में आपकी रुचि बढ़ाना, आपका उनसे जो है इमोशनल जुड़ाव करना, और आपके माइंड में उन तथ्यों को छाप देना, यही मेरा मकसद रहता है। अगला प्रश्न आया था, सवाल क्या है, व्हाट इज एल्गी? तो प्रश्न तो मुझे एग्जैक्ट दोस्तों नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे सवाल का प्रश्न आया था, यह पता चला। तो अब जो प्रश्न आया था उससे तो देखिए वो तो आना नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो बनने वाले सारे प्रश्न का निचोड़ आपके सामने रख दिया हूं, देख लीजिए। पहले तो सवाल देख लीजिए, ये है, सब लोग देखे होंगे अपने अगल बगल पानी वगैरह में, तालाब पोखरी नदी की जहां भी पानी इकट्ठा होता है, शैवाल आपको दिखती है। शैवाल जो है एक सरल सजीव, आप समझिए कि एक सरल सजीव, अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात यह स्वपोषी होते हैं। मतलब क्या है शैवाल, पूछता है तो शैवाल एक सरल सजीव है जो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाती है। यह तो आप जान ही गए हैं शैवाल के बारे में। और इसमें चूंकि कई बच्चे बताए दोस्तों कि लंबे प्रश्न पूछ रहा है, कथन मतलब प्रश्न को बढ़ा रहा है, तो मैं भी फैक्ट को पूरा देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ भी घुमाए तो आप पकड़ लें। यह एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है, दोनों रूप में, परंतु पौधे के समान इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। दे देगा कि निम्न में से किस पौधे में जड़, पत्तियां और अन्य रचनाएं नहीं होती हैं, तो शैवाल को आप टिक करें। यह नम भूमि, अलवड़ी भूमि, लवड़ी जल, वृक्षों की छाल, नम दीवारों पर हरी या भूरी काली परतों के रूप में मिलती हैं, जिसे काई बोलते हैं दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में, वही शैवाल है। मैग्नीफाई करके एक अच्छा सा इमेज आपके लिए लगाया ताकि आपको याद रहे।
अब सवाल के प्रकार जान लीजिए लगे हाथ। जब सवाल पढ़ ही रहे हैं तो एनालिसिस के बहाने हमेशा के लिए सवाल का निपटारा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, जब भी सवाल की बात आए आप खोल करके बस देख लीजिएगा। साइनोफाइटा पहला प्रकार है, नीले हरे शैवालों को कहते हैं, ग्रीन ब्लू एल्गी जो होता है दैट इज कॉल्ड द साइनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा एक कोशिकीय रंग के जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करने की क्षमता इनमें होती है, उसे यूग्लिनोफाइटा कहते हैं। क्लोरोफाइटा भोजन मंड के रूप में प्रोटीन से बनी पायरिनॉइड पर संचित रहता है, इसको ध्यान रखिए, पायरिनॉइड पर जो संचित रहता है जो है उसको क्लोरोफाइटा कहते हैं। तीनों शैवाल साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा टोटल आपके सामने है, जिसमें भोजन जो है मंड के रूप में प्रोटीन से बनी पायरिनॉइड पर संचित रहता है। ये भी आपके सामने डेटा रख दिया हूं। टोटल आप याद रखिए। ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी बार बार पूछा है कि बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो साइनोफाइटा शैवाल का एक प्रकार है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बाबर ने निम्न में से किस युद्ध में भाग लिया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड बाबर पार्टिसिपेटेड? यह प्रश्न पूछा था। अब मैंने बाबर के पूरे जीवन का निचोड़ यह भी मैं आपको कल परसों और हर एग्जाम में रिवीजन में दे रहा था ट्रिक, यही रोज रोज कि 26 में पानी पाया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। डेली यह ट्रिक देता आ रहा हूं और इससे एक प्रश्न रोजाना मिल रहा है। कभी राणा सांगा को पूछ रहा है तो कभी मेदिनी राय को पूछ रहा है, तो आज तो पूछ दिया कि पूरे युद्धों को देकर कि कौन सा युद्ध जिसमें से भाग लिया था या नहीं लिया था, ऐसे कुछ प्रश्न था। उस पर प्रश्न क्या था, इस पर न जाकर के हम ये देखेंगे कि कहां से पूरा, अब बाबर के जीवन का पूरा निचोड़ आपके सामने इसी ट्रिक के माध्यम से कह लीजिए या इसी डेटा के माध्यम से रख दूंगा। अब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच जो है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। यह देखिए बाबर है और यह जो है सुल्तान इब्राहिम लोदी हैं, इनके बारे में पूरा डेटा। आप इन इमेज देखिए, जुड़िए, इमेज से इमोशनली आप अटैच होइए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हिस्ट्री क्या है। बोरिंग विषय नहीं है, इंटरेस्टिंग विषय है। मैं इमेज दिखा करके, फोटोज वीडियो दिखाकर आपके अंदर इतिहास के प्रति संवेदना जागृत करूंगा। और यह देखिए खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा, जिनका प्रश्न पूछा था जो है, यह राणा सांगा साहब हैं और यह बाबर है। दोनों के बीच जो है खानवा का युद्ध जो है आपका होता है 1527 में, उसका भी प्रश्न आ चुका है, यह ध्यान दीजिए। और यह युद्ध की जो है भयावह तस्वीर आपको दिखाई गई है। और इसके बाद महमूद लोदी से जो इसका युद्ध होता है घग्गर का युद्ध में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे 1529 में। और चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय के बीच में होता है, यह इनकी फोटो साहब की मेदिनी राय की है, यह भी आपके सामने है। टोटल ग्राफिक्स पे पढ़ाता हूं दोस्तों, चीजों को दिखा विजुलाइज करा देने का मेरा मेन मोटो होता है, पूरा पिक्चर दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बजट से प्रश्न आ रहे हैं, तो आज ये देखिए बजट का कुछ डेटा मैं लेकर के आया हूं, थोड़ा सा आप बने रहिएगा, समय दीजिएगा, पूरा बजट का कुछ स्पेशल डेटा आपको बता दूंगा, जहां से मतलब लोग बोल रहे हैं 3 से 4 प्रश्न डेली आ रहे हैं, तो आज उसको थोड़ा निचोड़ आपको मैं बता दूं, जहां से प्रश्न भूले ना। इन विच आर्टिकल इज, सॉरी ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत पेस्ट हो गया है, मतलब ट्रांसलेट जो है क्वेश्चन नहीं हो पाया है। फ्रीडम का जो है आर्टिकल आया था जो है 25 से 28 वाला हो गया है, उस पर न जाइए, इंग्लिश वालों के लिए सॉरी। बजट किस आर्टिकल में है, इन विच आर्टिकल द बजट इज डिस्क्राइब, बजट किस आर्टिकल में बजट को बताया गया है, उसके बारे में आइए। तो अनुच्छेद 112 में बताया गया है 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण जब संसद के समक्ष रखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय विवरण। हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण, अंग्रेजी में एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट या डिटेल या विवरण पार्टिकुलर जो भी होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं है दोस्तों, शीर्षक इसी के से जो है पेश किया जाता है। और बजट का शाब्दिक अर्थ जो है चमड़े का बटुआ, थैला, पर्स, यही जो सामने ली हैं जो है हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, यही जो है बजट का अर्थ है। उसके बाद बजट से संबंधित कुछ प्रश्न जानिए। 7 अप्रैल 1860 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के समक्ष पेश किया था। जेम्स विल्सन स्कॉट के अर्थशास्त्री 1860 में पेश करते हैं। पहला पॉइंट, आजाद भारत का पहला बजट
26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर शठमुखी सेठी द्वारा पेश किया गया था। दूसरा पॉइंट। अब चलिए, ये तो बजट की कुछ ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि रही। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो वर्तमान में बजट 2023-24 का डेटा है वह टोटल मैंने पीआईबी का ऑथेंटिक डेटा आपकी साइट सामने रख दिया हूं। टोटल जो है आप इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अटेंशन आप इधर करिए दोस्तों। अब थोड़ा सा सीरियस हो लेना है एग्जाम के टाइम। अब वह समय आ गया है कि हमें परीक्षा को क्रैक करके लोगों को दिखाना है। बहुत हो गया जो है परीक्षा देना और रिजल्ट देखना और फिर वही हालत, तो अब बदलना है। कृषि और सहकारिता की बात करें तो इसमें समावेशी विकास की बात की गई है। अब आप कहेंगे समावेशी विकास क्या है? कि एक साथ सभी का विकास, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण और प्रकृति का दोहन न हो, तो कुछ इस तरह का विकास, एक साथ चतुर्दिक विकास। तो इन्हीं सब बातों को लेकर एक समावेशी विकास का टर्म यूज किया जाता है। तो कृषि के क्षेत्र में जो है अधिक ऋण वित्त वर्ष 2022 में से जो है 186 लाख करोड़ रुपए कृषि पर जो है ऋण देने की बात की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि, ये ध्यान दीजिए, यही की पॉइंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कृषि वर्धक निधि किस लिए है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल स्टार्टअप के लिए, कुछ छोटे मोटे दुकान, डेयरी वगैरह के लिए ये है। उसके बाद उच्च मूल्य वाली बागानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम चलाया गया, जहां से प्रश्न आ रहे हैं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य के क्षेत्र में 20 लाख करोड़ की धनराशि का ऋण का लक्ष्य रखा गया है। ऋण का मतलब कि इतना ऋण सरकार देगी, सेंट्रल देगी स्टेट को, या इतना खर्च किया जाएगा। अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करना। और एक ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो परीक्षा में पूछ सकता है, भारत को श्री अन्न यानी मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने में सहयोग। अब आप कहेंगे मोटे अनाज या मिलेट्स क्या है? तो ज्वार, बाजरा, जो इस तरह के मोटे अनाज है दोस्तों, गेहूं वगैरह, इसी को मोटे, जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, इसी को मोटा अनाज या मिलेट्स कहते हैं। और ये उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी चल रहा है। और श्री अन्न उसका नाम जो है हमारे पीएम साहब और जो है सरकार की तरफ से कहा गया है। तो अन्न को अब श्री कहेंगे, ध्यान दीजिए। अब श्री कहकर नमस्ते करते हुए मोटे अन्न का ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न में पूछ सकता है कि मिलेट्स यानी मोटे अन्न को किस नाम से संबोधित किया गया है? मिलेट्स, ये ध्यान दीजिए। अब स्वास्थ्य पर बात कर लेते हैं, बजट की मुख्य बातें। जब रोज बजट से प्रश्न आ रहा है तो थोड़ा सा चर्चा हो जानी चाहिए। सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल, इसमें भी समावेशी विकास की बात वही है। जन स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, थोड़ी सी मतलब जो एक्सपेंडिचर है जन स्वास्थ्य को, उस पर खर्च बढ़ाया गया पैसा। 2023 में जीडीपी का 2.1% डेटा याद रखिएगा, 2.1% स्वास्थ्य पर खर्च करने की बात की गई है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन की शुरुआत की गई है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत जो है बजट में चर्चा की गई है। 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की बात की गई है। चुने हुए जो है आईसीएमआर लैब के माध्यम से सरकारी जो है निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा, यह स्वास्थ्य का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इस पूरे पेज से मैं बताऊं आपको, तो यहाँ मिलेट्स को ध्यान दीजिएगा, यहाँ कृषि वर्धन नीति को ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर बागवानी पौध कार्यक्रम और 186 लाख करोड़ रुपए खर्च, और स्वास्थ्य पर 2.1% पूरे जीडीपी का, और सिकल सेल एनीमिया की बात रखिएगा। यह जो है चारों पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला चैप्टर बजट का ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना बजट का लक्ष्य है हमारे, कोई पीछे ना छूटे। इसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। क्योंकि अब योजना और बजट की तरफ करंट अफेयर का रुख मोड़ दिया टीसीएस ने, तो हमें भी उधर की तरफ चल देना चाहिए दोस्तों। हम पुरानी चीजों के साथ, मैंने शुरू में ही वादा किया था, मैं टीसीएस के साथ साथ चलते हुए आपको पढ़ाऊंगा, तो मेरा टारगेट वही है। टीसीएस जैसे जैसे प्रश्नों का रुख बदलेगा, वैसे वैसे हम भी अपने जो है एनालिटिक्स को या एनालिसिस को बदलते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल वे में हमारी सोच होनी चाहिए टीसीएस के क्वेश्चन के ऊपर। तो आखिरी व्यक्ति तक जो है पहुंच बनाना, कोई पीछे ना छूटे, माने प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, ये ध्यान रखिएगा, यह शुरू हुआ है। इसका कर्नाटक के में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो है धारणी सूची में वित्तीय सहायता देना, तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं। इसको थोड़ा प्रधानमंत्री पीवीटीजी को आप सर्च करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हो सकता आए। और 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना करना। और उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि। एक प्रश्न आ जाया था एमडीएम में कितनी वृद्धि की गई है, उसको मैं भी बताऊंगा, क्योंकि अब यहां से प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा और कौशल तक पहुंच के लिए देखिए बजट में क्या क्या कहा गया है। फिर वही बात, समावेशी विकास, इसमें भी पूरे जीडीपी का
2.9% शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। कितना परसेंट दोस्तों? 2.9। और स्वास्थ्य पर दोस्तों कितना किया गया है? 2.1, भूलिएगा नहीं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ने जो डाइट है के जरिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए, ये तो नॉर्मल बात है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ये ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना बजट के में चर्चा की गई है। उसके बाद PMKVI योजना 4.0 की शुरुआत की गई है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बजट की चर्चा हो चुकी। अगला प्रश्न, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? व्हाट इज 1 न्यूटन इक्वल टू? तो 10 किलोग्राम के बराबर यहाँ पर जो है उत्तर मिला है। कुछ स्पेशल डेटा मिला है, उसको मैं एक बार आपको बता दूं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इनको भी आप देख करके जाइएगा। स्मॉल g बराबर गुरुत्वाकर्षण जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, 32 फीट सेकेंड स्क्वायर। अगर इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन में क्या है? न्यूटन में चंद्रमा की गति और पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंडों की गति के बीच संबंधों की खोज की जो है न्यूटन ने। यह न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे ऑलरेडी, मेरा काम है थोड़ा सा आपके डेटा को रिफ्रेश कर देना। कभी कभी आप लोग दोस्तों अन्यथा ना लीजिए कि जो चीज़ हम जानते हैं वही रिपीट करके पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भी जान रहे होते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज को एक बार बता देना। गुरुत्वाकर्षण 3 अन्य जो है मूलभूत बलों, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत बल, कमजोर बल, ध्यान रखिए, की तुलना में बहुत कमजोर होता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। यह प्रश्न PCS में पूछा था मुझे याद है 2021-22 में, तो हाँ 2021 की परीक्षा में, कि निम्न में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो तीनों में सबसे कमजोर था। लोगों ने इसको ही शायद मतलब बहुत से लोग गलत किए। गुरुत्वाकर्षण प्रकाश जो है प्रकाश को झुकाता है, यह भी प्रश्न में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पीछे छोड़ने के लिए एक वस्तु को 7 मील प्रति सेकंड की यात्रा करनी पड़ेगी। पृथ्वी के केंद्र में आप भारहीन महसूस करेंगे। यह प्रश्न एकदम चुने हुए टॉपिक को लेकर के आया हूं। सोने की परमाणु संख्या क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? 79 तो उत्तर हो गया। यह प्रश्न आ चुका। अब मैं पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहां से प्रश्न रोज पूछ रहा है और डेली मैं इसको दे भी रहा हूं, ये मैं पहली बार नहीं एनालिसिस में इसको दे रहा हूं, आज ये दूसरी तीसरी बार एनालिसिस में दे रहा हूं। आज फिर ज्ञात तत्वों की संख्या 118, धातु 91, अधातु 7, खोज मोस्ले ने किया था। अभी तक दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से वही पुरानी बात, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, सपोर्ट दीजिए। और जो लोग आप लोग कमेंट में करते हैं कि सर प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, सीरीज कंटिन्यू रखिएगा, तो कंटिन्यू अभी नहीं, आपके हर एग्जाम में सिलेक्शन तक रहेगी दोस्तों, यह विश्वास करिए मेरा। लगातार मैं जो है एनालिसिस लेकर आऊंगा। टीम धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, साथ में धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो और एक्स्ट्रा डेटा आपके लिए लाने की कोशिश, और जो एकदम पेड कंटेंट होता है दोस्तों, कह लीजिए कि क्रीम कंटेंट, वह देने की कोशिश हमारी हेलो शिक्षा टीम की है, जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। सोने का 79 देखिए ये वाला पूछा था, और मैंने इसको हाईलाइट करके बताया था दोस्तों। इसके पहले आप कभी रिवाइंड करके मेरा पिछला एनालिसिस देखिएगा, पता चलेगा। मैंने कहा था कि पूरा रट पाना संभव नहीं है, किंतु कुछ को तो याद किया जा सकता है। ये देखिए जो है टेंसेनियन का TS का 117 पूछा था पहले दिन, ध्यान दीजिए। 118 OG याद रखिए, सबसे लास्ट वाला पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है ये H देखिए, हाइड्रोजन वाला पूछ सकता है, जो इसके बाद लिथियम वाला पूछ सकता है, सोडियम का पूछ सकता है, पोटेशियम याद रखिए 19 जो है, इसके बाद यह 37। इसके बाद आइए थोड़ा सा मैं खोज कर आपको, मैग्नीशियम 12 पर याद रखिए, इसके बाद Ca को याद रखिए 20 पर है। इसके बाद थोड़ा सा आइए देखते हैं क्या है, या 6 पर कार्बन पूछ सकता है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिए। और जो है इसी तरह चले, निकिल पर जो है 10 पर है, हीलियम को 2 पर है ना। इस तरह से जो जो इंपॉर्टेंट है, जिंक देखिए 30 पर है। इस तरह से चांदी कहीं देख लीजिए, Ag अर्जेंटम Ag 47 पर है। सीसा देखिए कहाँ पर है, प्लम्बम, लेड का प्लम्बम जो होता है Pb। तो अब ये सब ऐसा है कि रट के कोई नहीं बैठा। मैं कहता हूं अगर इसको कोई रट ले, भाई साइंस के स्टूडेंट रट सकते हैं, तो अगर कोई रट के बैठा है तो वो तो अलग, भाई उसके लिए बेनिफिट है। लेकिन आप याद नहीं, जो मेरा फोकस हमेशा उन विद्यार्थियों पर आता है जिनका जीएस कमजोर है। जिनका जीएस मजबूत हो तो भाई हीरो हैं, लेकिन जिनका कमजोर है उनके लिए मुझे वर्क करना है। तो उनके देखिए, उनके लिए मुझे जो है चीजों को लाना है। देखिए शीशे का यहाँ देखिए प्लम्बम, लेड का प्लम्बम जो Pb होता है, इसको ध्यान रखिए। चांदी का अर्जेंटम Ag, सोना का आरम Au। लैटिन नेम से थोड़ा याद रखेंगे तो और आसान हो जाएगा, तब उससे क्लियर हो जाता है कि यह है क्यों। मुझे भी केमिकल जो है, ये जो रासायनिक सूत्र याद नहीं होता था। जब लैटिन नेम, रासायनिक सूत्र याद करने का एक तरीका बता दूं आपको, कि जब लैटिन नेम जानेंगे तब रासायनिक सूत्र याद हो जाएगा, और नहीं तो रटते रह जाएंगे। जो है सोडियम का पोटेशियम, सोडियम का जो है Na क्यों, सोडियम का Na क्यों, सोडियम का Na, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सोडियम का यस होना चाहिए कि यन होना चाहिए।
जब उसी तरह से जब सोडियम का नाइट्रियम जानेंगे तब ये अन्य आप समझ जाएंगे। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम है, जब कैलियम जानेंगे पोटेशियम का तब आप के समझ जाएंगे, क्योंकि लैटिन नेम से होता है। तो कुछ का लैटिन नेम से कुछ का सेम से होता है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह का एच से डायरेक्ट दे दिया है, तो लैटिन नेम थोड़ा सा जानिए तब ये याद हो जाएगा। और एक प्रश्न रोज आपको फ्री में दिला दे रहा है, तुरंत छूते। नीचे भी उसी तरह देख लीजिए, कुछ सूत्र हैं यहाँ पर, इनको भी आप याद थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपके सामने आवर्त सारणी रख दिया हूँ, इसको आप एक बार देखिए। हाँ, ये वाला डेटा जरूर ध्यान दीजिएगा, किसी दिन अगर रथ को इधर मोड़ दिया परीक्षा वाले ने तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। अब यह प्रश्न आया था, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के कौन से क्रम का वंश था? उत्तर था 4। सैयद डायनेस्टी वाज द डायनेस्टी ऑफ विच ऑर्डर ऑफ दिल्ली सल्तनत? किस क्रम में था? तो 4 उत्तर था, खत्म हो गया। अब यह प्रश्न शायद ही आने वाला है। लेकिन यह जो चार्ट मैंने आपको जो है आप देखिएगा शायद 24 या 23 के एनालिसिस में दिया था, और यहीं से प्रश्न देखिए, मैंने कहा था कि उस दिन पूछा था जो है गुलाम वंश का और तुगलक वंश का, और आज पूछ दिया सैयद वंश का। ये ध्यान दीजिए। अब लोदी और खिलजी बचे हैं, इनको ध्यान दीजिए, यहां से आ सकता है, इंपॉर्टेंट चार्ट है। एक बार मैं इसको समझा दूं। उस दिन क्रम शायद पूछा था, गुलाम वंश का काल क्रम क्या था? तो गुलाम वंश 1206 से 1290, इस भी ध्यान रखिए। खिलजी वंश 1290 से 1230 खत्म होते, 30 के बाद तुरंत तुगलक शुरू हो जाता है 14 तक, 14 से 51 जो है सैयद वंश, और 51 से 26 बाबर आ जाता है लोदी वंश, इब्राहिम लोदी के साथ जो है युद्ध करके उनको पराजित कर देता है। यह ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे सर ये याद नहीं होगा, मैं कहूंगा एक ट्रिक बहुत फेमस है, सब लोग बताते हैं, मैं भी वही आपको जो है चिपका दूं। सबसे आसान ट्रिक, गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से गुलाम वंश, खिले से जो है खिलजी वंश, और तो से जो है तुगलक वंश, और सांस से जो है सैयद वंश, और लो से जो है लोदी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो। भाई गुलाब खिले तभी तो सांस लेंगे, गंदवन सांस लेके क्या करेंगे हम? बस गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, याद रखिए। अब इसी पे जो है देखिए, गुलाम वंश का जो है कुतुबी वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खान और बहलुल लोदी। पहले शासक याद रख लीजिए और अंतिम शासक याद रख लीजिए कि लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, यहाँ अलाउद्दीन आलम शाह, और इधर जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और कुतुबुद्दीन मुबारक और इल्तुतमिश। बस यही आपको याद रखना, फर्स्ट एंड लास्ट। और यह क्रम, ट्रिक भी मैंने बता दिया। ट्रिक में मतलब मैं उसमें बहुत तो बिलीव नहीं रखता हूं, लेकिन थोड़ा सा भाई डिमांड रहती है आप लोग की कि सर ट्रिक भी दीजिए, ट्रिक भी दीजिए, तो मेरा तक चलो ठीक है, ट्रिक भी करिए। तो ये है। और 1526 पर मुगल काल आ जाता है, मुगल डायनेस्टी, आप जान ही रहे हैं। फिर मुगल काल खत्म कब होता है? वही खत्म होता है जब बहादुर शाह जफर को जो है रंगून में भेज दिया जाता है अंग्रेजों के समय, 1857 की क्रांति के बाद, तो मुगल काल भी खत्म हो जाता है। तो यह रहा आपका जो है दिल्ली सल्तनत, जहां से एक प्रश्न रोज आ रहा है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? यह तीसरी चौथी बार मैं इसको स्क्रीन पे दे रहा हूं, आज भी आया था, लोग बता रहे थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो 8 तो उत्तर सही है। उत्तर देख लीजिए, वही फिर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। डिटेल में मैंने दोस्तों इसके पहले बताया हुआ है। क्रम आप यहाँ से मैप से समझ लीजिए। अब यह तो पूछ रहा है, क्रम वही पूछेगा, मैं बता रहा हूँ बार बार। कभी गुजरात से पहले किस राज्य से, फिर गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, यही क्रम पूछेगा, कहाँ पहले इंटर करती है। तो अब इसको ध्यान रखिए। गांधी जी का प्रश्न जो है दोस्तों, यह चार्ट, मुझे तो मजा तब आता है दोस्तों जब मेरे द्वारा दिए गए चार्ट से प्रश्न आता है, तब मुझे लगता है, असल में सच बता दूं कि तब मुझे लगता है मेरी मेहनत सूल हो रही है, या मेरी जो मैं आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूं वह सही दिशा में जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग अगर रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करेंगे, मुझे थोड़ा सा जो है एक स्टैंड होने का, जो अब आज के जो है दौर में दोस्तों चीज़ें इतनी, एक तरह से कह लीजिए कि इस पर डिजाइन करने के लिए, वर्क करने के लिए लोगों को, मतलब एक तरह से ऐसा पीडीएफ बनाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, और वो भी बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े एनालिसिस वाली संस्थानों के सामने। एक मुझे जो है, मैं एक नया चैनल लेकर के जिस हिसाब से जो है चल रहा हूँ, ये बहुत टफ हो जाता है, तमाम तरह के चैलेंजेस को झेलना पड़ता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मेरा स्टूडेंट्स मेरा साथ देगा, मेरे साथी या मेरे मित्र जो है मेरा साथ देंगे, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं टोटल जो है सबके बीच से आपको जो है स्पेशल डेटा आप तक प्रोवाइड करूंगा, और उभर करके जो है मेरा चैनल या मेरी क्लासेस आप तक पहुंचेंगे भी। क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ वीडियो दिखाना नहीं है, मेरा मोटो क्वालिटी कंटेंट फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध कराना है, जो शायद अब नहीं मिल रहा है। पहले लोग यूट्यूब पर पढ़ाने का शौक रखते थे, पढ़ाते थे, लेकिन अब सबने अपना अपना ऐप्स और प्लेटफॉर्म बना लिया है।
यूट्यूब पर केवल प्रचार करें, 2 बैच पढ़ाए आ जाओ मेरे ऐप्स पे, 3 बैच पढ़ाए आ जाओ मेरे वेबसाइट पर, ऐसे चल रहा है दोस्तों। खैर वो तो अलग चीज है, अभी मेरी जो है उस तरह की स्थिति नहीं है कि मैं उन लोगों के बारे में भाई बोल पाऊं। फिलहाल कोशिश अपनी जारी है कि आप तक पहुंच मेरी बने अच्छे से। तो इसके बाद देखिए गांधी का जो है आंदोलन, यह मेरे चार्ट का वीडियो है दोस्तों। 23 तारीख वाली वीडियो में मैंने गांधी संबंधित फैक्ट बताया था, वहां से प्रश्न आया था। चंपारण वाला जो है 1917 आज पूछ दिया था। तो गांधी जी का आंदोलन सारा कवर करवा दूंगा, बस रुके रहिए, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। गांधी जी, अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे गांधी जी के सर पे बाल क्यों? अरे भाई बाल क्या, बापू जी हमेशा से मतलब नहीं थे वैसे, पहले बाल थे, नौजवान थे। आप नोट पे फोटो बुढ़ापे वाली छपी है, उस पे ना जाइए। बापूजी एकदम जवान थे, एकदम असल में जवान थे, कोई उसमें शंका नहीं है। और राष्ट्रपिता हैं और उनके जो है सर पे बाल भी थे दोस्तों। यह फोटो आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि कभी बाल थे कि नहीं थे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल थे। तो अप्रैल 1917 में आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन इनका पहला आंदोलन था, फर्स्ट मूवमेंट। 15 में जब ये आते हैं उसके बाद इनको जो है चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल रहते हैं और इनको कहते हैं कि गांधी साहब आप आइए और अंग्रेजों का बना हुआ 3 कठिया कानून जो है, 3 कठिया जो नील खेती पर जो 3 कठिया कानून है वह हमें बहुत तकलीफ दे रहा है, जरा उनको आप होश में ला दीजिए। तो गांधी जी आते हैं, नील की खेती 3 कट्ठे खेती पर उनको जो है नील करने के लिए जबरन अंग्रेज मजबूर करते थे और नील की खेती का कोई उनके लिए बहुत लाभ नहीं मिलता था। और न तो नील से अंग्रेज जो है बहुत महंगे दाम पे नील खरीदते थे, औने पौने दाम पे नील खरीदते थे, लेकिन जबरदस्ती जो है यूरोप में उस नील को सप्लाई करने के लिए हमारे देश के किसानों से उसकी बुआई करवाते थे। गांधी साहब आए और आंदोलन अपना वही शांतिपूर्ण ढंग से शुरू किया और उनका होश ठिकाने आया और जो है 3 कठिया प्रथा समाप्त भी हुई दोस्तों। यह था जो है आपका चंपारण का इतिहास। उसके बाद लौटने की कहानी मैं बता चुका हूं, फिर भी बता दूं। दैनिक भास्कर के अखबार को मैं यहां कोट करूंगा, आज के इतिहास सेक्शन में उन्होंने पब्लिश किया था। साउथ अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे दोस्तों, और 1893 में गए थे, 21 साल बाद वापस लौटे थे। एक बार मैंने अपने वीडियो में इसको जो है, अब दोस्तों कुछ लिखा रहता तो बोलने में कभी कभी जो है स्लिप हो जाता है, 1915 को 2015 बोल दिया था तो किसी ने कमेंट किया। हाल खैर वो हंसी मजाक के लिए होता है, लेकिन कंटेंट जो मैं दिया हूँ वो एकदम ऑथेंटिक है। आप देख रहे हैं कहाँ से लिया हूँ वो भी कभी कभी आपको मैं बताता हूँ ताकि आपका विश्वास बना रहे। और इसके बाद आइए अब गांधी जी के प्रमुख आंदोलन को देख लीजिए और उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूं ताकि आपको याद हो जाए। चीजें इमेजेस लगाकर आपको इस इतिहास से जोड़ना मेरा टारगेट है, जीएस 1 लाइनर की तरह रटाना टारगेट एकदम नहीं है। इतिहास से जुड़ेंगे, हर परीक्षा में काम आएगा। 15 में आ चुके हैं गांधी जी, 17 में लग जाते हैं आपके चंपारण में, 3 कठिया खत्म करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो है यहाँ पर जो है इसके बाद शुरू करते हैं खेड़ा में। इस बार रोलेक्ट एक्ट काला कानून जो है, बिना अपील बिना दलील के जो है कानून, जिसमें सभी नेताओं का जो है ऑपरेशन 0 आवर्स जैसा चला करके गिरफ्तारी की जाती है, सत्यपाल किचलू वगैरह गिरफ्तार होते हैं, जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं होती, तो ये रोलेक्ट एक्ट आपका आता है। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू कर देते हैं, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि अब हम अंग्रेजों की सरकारी नीतियों में कोई सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब जो है चौरी चौरा वाला जो है दोस्तों वो एक घटना हो जाती है, जो सिपाहियों को जो है जेल में उसमें थाने में फूंक दिया जाता है, इतने 22 वगैरह में, तो फरवरी 22 में शायद एग्जैक्ट मुझे डेट याद आ रही हो तो उस समय जो है इसको ये वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को क्विट कर देते हैं। हालांकि कई क्रांतिकारी दल के नेता इनसे नाराज होते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं आंदोलन हिंसक हो रहा है, मैं इसको क्विट करता हूं। इसके बाद नमक पर जब अधिकाधिक कर लगा देते हैं अंग्रेज, क्रम से बता, नमक पर जब कर लग जाता है दोस्तों तो दांडी यात्रा करके दो अपने अनुयायियों के साथ जो है साबरमती से दांडी तक की यात्रा करके जो है पैदल चल के 1930 में नमक कानून तोड़ देते हैं। और दलित आंदोलन का हिस्सा यह तब बनते हैं जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलते हैं और वह इनसे दलितों की भी समस्या की बात करते हैं कि गांधी साहब आप जो है भारत के आज़ाद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी भारत में एक हमारा पिछड़ा हुआ तबका है जो गरीब निर्धनता के साथ साथ छुआछूत और कह लीजिए कि जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। पानी पीने का अधिकार नहीं है, साथ चलने का अधिकार नहीं है, सड़कों पे आने जाने का अधिकार नहीं है, सार्वजनिक स्थलों पे उसे दिख जाने तक का अधिकार नहीं है, उसके लिए क्या है। तब यह जो है दलित मूवमेंट से जुड़ते हैं और थोड़ा सा प्रेरित होते हैं जो है छुआछूत वगैरह के लिए, और अंत में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम में शुरू कर देते हैं। तो यह इनके 7 महत्वपूर्ण आंदोलन, और यहीं से परीक्षा बनेगी दोस्तों। यह जो पेज आपके सामने दिख रहा है ना,
कह लीजिए कि मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरा गांधी आपको पढ़ा दिया, लेकिन यह दावा जरूर कर सकता हूं कि गांधी से बनने वाले 99% प्रश्नों का निचोड़ आपके सामने रखा हूं इस छोटे से स्क्रीन के माध्यम से। जुड़िए, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और इसको पढ़िए। स्टैटिक, जीके या जनरल एप्टीट्यूड कुछ भी हो, सबका खात्मा यहाँ कर दिया जाएगा दोस्तों। हाँ, आप लोग बोर होंगे, आप लोग सोच रहे हैं कि क्या बात है सर, आज कोई इंटरेस्टिंग जो है मटेरियल नहीं दिखा रहे हैं, तो लीजिए भैया देख लीजिए। अब तो आप नहीं, शिकायत आपकी रहेगी। एक दिन आपको जो है क्या दिखाया था मैंने, जो है नूरजहां, आज देखिए। उसके बाद एक दिन आपको और दिखाया था इस तरह से। तो डेली भाई आपके लिए एक आइटम ऐसा ला दिया जाता है। और प्रश्न भी परीक्षा वाला गजब है, वो भी कोई न कोई डाल ही देगा कि मुझे मौका दे देता है। मैं सोचता हूँ कि यार ये सब चीजें ना डालूं, लेकिन वो जो है शाहजहां की बेगम का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहांस वाइफ। तो अब आइए, शाहजहां का जो ताज बनता है उसकी थोड़ी सी जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि ताजमहल से प्रश्न हर परीक्षा में आता है। तो आगरा के परिवार से आने वाले अर्जुमंद बानो बेगम, पूरा नाम देखिए, आज तो नाम पूछा इनका बेगम का नाम, कल इनका असली नाम पूछ दे। अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज का जो है निगाह 19 बरस की उम्र में खुर्रम यानी जिसका नाम शाहजहां था के साथ हुआ 1612 में। अब जानिए, एक्चुअली दोस्तों हिस्ट्री में वो चीजें पूछी जा रही हैं, अब पता नहीं क्या हो रहा है कि डिटेल में यूपीएससी लेवल की चीजों को कोट कर दिया जा रहा है छोटे छोटे परीक्षाओं में, इसलिए बच्चे परेशान हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं वन लाइनर, जीके, जीएस सॉल्यूशंट, अब पता चला कि वहां पे कंटेंट यूपीएससी लेवल का, सीजीएल लेवल का, एसआई लेवल का कोट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट आर मोर वरी अबाउट दिस। तो मैं भी थोड़ा उस चीज को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए कि मुमताज की निजी मिल्कियत शाहजहां ने अपनी बेटी जहान आरा बेगम को सौंप दिया। बेटी का नाम दोस्तों जहान आरा बेगम। अब समझिए, इसके बाद 19 साल तक चली शादी में उनके 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से उन्होंने 7 जो है की उम्र में ही मौत हो गई, 7 बच्चों की। 14वें बच्चे जो है जिसका नाम था गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त बुरहानपुर में मुमताज का इंतकाल हो गया। अब एक आपकी समस्या का भी एक निदान कर देता हूं। अगर आपसे जो है शाहजहां जैसे ताजमहल की डिमांड की जा रही हो, तो आप बोलिए, शर्त रखिए कि भाई देखिए, जो लोग शादीशुदा उनके लिए लागू होता है कि 14 बच्चों की बात कीजिए भैया, 14 बच्चे जो है शाहजहां ने मुमताज से पैदा किए, तब तो ताजमहल की बात हो। पता नहीं दोस्तों कौन सी मोहब्बत थी, 14 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और फिर मरने पर ताजमहल बनवाए जा रहे हैं। खैर, जो है विश्व धरोहर की में जो है ताजमहल है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है, घूमिएगा आगरा का, अगर घूमे हो तो अच्छी बात है। मुमताज की मौत ने शाहजहां को गम के अंधेरे में ढकेल दिया। साल भर उसके बाल सफेद हो गए, साल भर में कमर झुक गई और चेहरे पर झुर्रियां आ गई। भाई क्यों न हो, आप समझ सकते हैं। कहा जाता है कि युद्ध में भी अपने साथ लेकर के जो है इनको शाहजहां जाता था, शाहजहां इनसे एक पल भी दूर नहीं होता था। और अंत में उसके बेटे ने जो है काफ़ी उस पर जो है अत्याचार भी किया, जो है शाहजहां के ऊपर उसकी आंखें वगैरह फोड़ दी गई, तमाम चीज़ें हुई और उसको कैद कर दिया। उसने शर्त रखी कि मुझे उस कैद खाने में रखी जाए जिस खिड़की से मैं जो है ताजमहल को देखता रहूं, और मेरी कब्र, उसकी कब्र भी इन्हीं के बगल में बनाई गई। खैर ये तो थोड़ा सा इतिहास रहा। शाहजहां के बाद शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाने का फैसला लिया, जिसका निर्माण 22 साल लग गए जिसके निर्माण में। और मुगल जो है मुमताज महल जिसका नाम है वो है आपके सामने, इनका नाम भी मुमताज महल था। तो यह तो थी दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग कहानी। अब आइए अपने प्रश्न की तरफ चलिए, इतना मूड रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत है। फिलहाल जनगणना 2011 से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन पॉपुलेशन। तो आइए एग्जैक्ट डेटा अपनी क्लास से जो मैं बनाया चलाया हूं, जनगणना वाला जो मैं बता रहा हूं, वहीं से जो है फिर से कॉपी पेस्ट किया हूं, या इसके पहले मैं बता चुका हूं। जिसने भी हमारी एनालिटिकल वीडियो डेली देखी है दोस्तों, उसको मैं बता रहा हूं, उसके रिजल्ट में बूस्ट अप करता हुआ जो है जनरल एप्टीट्यूड जरूर दिखेगा, ये जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक रही, 19.96 करोड़ वाला जो है राज्य रहा, टापर था। यहाँ मैंने अप्रॉक्स 20 करोड़ दिखाया हुआ है, तो 19.96 डेटा मानिए, 20 आप मान के याद करिए। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, सबसे न्यूनतम की बात करें तो मिजोरम में 6 लाख 2011 के आंकड़े हैं। और अगर अब ये तो राज्यों का आंकड़ा देखिए, इधर मैंने राज्यों का आंकड़ा दिया है, इधर यूटी का आंकड़ा दिया गया है, क्योंकि कभी कभी राज्य का अलग पूछ देता है, यूटी का अलग पूछ देता है। पूछ देगा सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के सेंसस के अनुसार थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज द प्लेस ऑफ दिल्ली इन द पॉपुलेशन। तो फर्स्ट हो जाएगा दिल्ली। और अगर
यूटी के ना पूछ करके, अगर आपका स्टेट का पूछेगा तो यूपी आ जाएगा, और अगर यूटी में सबसे कम पूछ रहा है तो लक्षद्वीप है, और इधर सबसे ज्यादा दिल्ली है। रेड मतलब सबसे ज्यादा और ग्रीन मतलब सबसे कम, यही है। और इस सेकंड नंबर का भी आंकड़ा मैंने दिया है कि ये देखिए महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा में सेकंड नंबर पे आ गया, 1 पॉइंट नीचे है यूपी से। और इसी तरह से जो है सिक्किम जो है सेकंड नंबर पे कम जो है अच्छे वाले में, मतलब कम वाले में, और यूटी में भी उसी तरह से लक्षद्वीप जो है सबसे कम वाले में। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, मैं देखिए किसी प्रश्न के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सर्वाधिक जब जनसंख्या पूछ दिया तो क्या विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें 403 नहीं पूछेगा? याद रखिए। विधानसभा की न्यूनतम सीटें सिक्किम 32, ये भी पूछ सकता है, याद रखिए, यह डेटा है। एमडीएम योजना जो मैं बता रहा था उस समय आपको, देखिए वहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है, मतलब आज योजनाओं की तरफ टीसीएस ने हाथ बढ़ा दिया है। तो अब सावधान हो जाइए, मैक्सिमम योजनाएं रिवाइज कर दीजिए, चाहे वो ऑनलाइन सर्च करके, चाहे अपने करंट अफेयर की कॉपी नोटबुक से, जहां से मन करे योजनाएं रिवाइज करके जाइए। एक प्रश्न आपको दिला सकता है यहाँ से, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो तो यही है, और मुझे विश्वास है कि यहाँ से लाभ जरूर मिलेगा। तो बाई व्हाट परसेंट हैज द अमाउंट ऑफ एमडीएम स्कीम बीन इंक्रीज्ड? एमडीएम योजना की रकम में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? एमडीएम, अब ये वाला सीन जो आप देख रहे हैं, ये सीन सीबीएसई बोर्ड वालों को नहीं पता होगा, लेकिन यूपी बोर्ड वाले बाखूबी जानते होंगे। प्राइमरी में पढ़ने वाले तो इससे अच्छे से वाकिफ होंगे दोस्तों। पहले चावल बंटता था, गेहूं बंटता था, अभी तो एमडीएम बना बनाया नाश्ता मिल रहा है। अब बोली ना लोग बोले प्राइमरी के बच्चे, सरकारी बच्चे, मैं कहता हूँ शहंशाह की जिंदगी है, टिफिन उफिन ढोते नहीं है, ये जहां जाते हैं इनको बना बनाया खाना वहां स्कूल में मिलता है। अब क्या बताऊं, खैर चलिए। 1 अक्टूबर 2022 को एमडीएम का नाम जो है पीएम पोषण योजना अंतर्गत, जो भी उसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, योजना अंतर्गत बाल वाटिका, अब बाल वाटिका नई टर्म आई है, प्राइमरी से पहले बाल वाटिका बन गई है, जैसे यूकेजी एलकेजी था वैसे सरकारी में बाल वाटिका है। प्रश्न में पूछ सकता है, बाल वाटिका से उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 8 तक में परिवर्तन लागत में वृद्धि का आदेश आया है, जिसमें मिड डे मील बनाने की लागत में रोजाना प्रति छात्र जो है 72 पैसे की बढ़ोतरी की गई। गजब का पैसे की बढ़ोतरी, 72 पैसा की बढ़ोतरी की गई है। परिषदीय विद्यालयों में 9.6% बढ़ाई गई मिड डे मील की रकम, माने एक बच्चे पर जो रकम आती थी दोस्तों खर्च का खाने का, उस पर 72 पैसा जो है बढ़ा दिया गया है। अब इससे तो मुझे लगता है 72 पैसे में बच्चे बहुत कुछ खा लेंगे। खैर आप आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। योजनाओं को जरा देख करके जाइएगा। भारतीय संविधान के स्रोत, पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया, आपको मिला हो तो कमेंट करिए, और नहीं मिला हो तो भी कोई बात नहीं। संविधान के सारे स्रोत एक जो है यहाँ पर जो है बुक से मैंने जो है यहाँ पर लगा करके खोज करके दिया है, टोटल आपको मिल जाएगा एक ही जगह। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय आदर्श, शायद कनाडा वाला कुछ लोग बता रहे थे कि पूछा था, अब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आइए मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा मेन मतलब है कि संविधान के स्रोत पूछ दिया तो अब अलग अलग पूछेगा, अब उसको मैं एक बार कवर करता हूं। तो रूस से क्या लिया जाता है दोस्तों? मूल कर्तव्य रूस से लिया जाता है, कर्तव्य रूस से लिया जाता है। और अधिकार की बात की जाती है तो अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से जो मूल अधिकार वगैरह की बात की जाए, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरह जर्मनी का हिटलर था तो आपातकाल वहां से लिया गया, आपातकाल की शक्तियां, वो आपात बहुत बढ़िया से लगाता था तो जर्मनी हिटलर आपात, ट्रिक बना के याद रखिएगा। फ्रांस की जो है के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्र समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, यह फ्रांस की क्रांति के नारे थे, जिसे अपने यहाँ की प्रस्तावना में शामिल किया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तक, जो कई बार पूछा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा है, इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। कनाडा के संविधान से जो शायद आज पूछा था, कुछ ऑप्शन देकर के, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो पूछता है संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? दैट इज टेकन फ्रॉम द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के साथ हस्तांतरण, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान, इसको देखिए। ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली गई हैं दोस्तों, प्रभावित है ब्रिटेन से, क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो वहां से थोड़ा प्रभावित भी थे, और उनके पास एक अच्छा रिच क्वालिटी का संविधान भी अवेलेबल था, एक अच्छा लोकतंत्र कह लीजिए, मिच्योर लोकतंत्र था, तो इसलिए वहां से ज्यादा चीजों को ली गई है। विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता जो है, द्विसदनी व्यवस्था, अधिनियम विधि, ये जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया, ये वहां से। अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो फ्रांस से, और शब्द पूछे तो अमेरिका से। प्रश्न को थोड़ा सा बदलेगा, बिंदी के हेर फेर से खुदा हुआ जुदा, कहानी समझिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक जो है पुनर्परीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन जो पूछ रहा है कई बार, सर्वोच्च न्यायालय, मैक्सिमम चीजें जो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है।
अब आप कहेंगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट वाला जरा हाईलाइट कर देते तो और मजा आ जाता। तो मैं बता रहा हूं, आपातकाल याद रखिए इंपॉर्टेंट जर्मनी का, मूल कर्तव्य रूस का, इसको ध्यान रखिए। यह स्वतंत्रता समानता का जो है फ्रांस से लिया गया है। राज्य की नीतित्व तो आयरलैंड वाला याद रखिए। समवर्ती सूची याद रखिए। संघीय व्यवस्था कनाडा ध्यान दीजिए। संविधान संशोधन एक एक में बताओ जो इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन और उसके साथ एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और अमेरिका में जो है क्या याद रखने लायक आपको है, स्वतंत्र न्यायपालिका और मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लेवल के हिसाब से। इससे आगे बढ़ता है तो थोड़ा लेवल कठिन हो जाता है, लेकिन अभी तक यही जो है मेरा जो एक अनुमान है यहीं से पूछेगा। बाकी आप पूरा आपको दिया हूं, बता भी दिया हूं, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय की नदियों का प्रमुख दोआब। तो अब ये प्रश्न पूरा तो नहीं मिला, लेकिन पूरे प्रश्न की मुझे बहुत जरूरत भी नहीं होती है। और जैसा कि आप जानते हैं मुझे बस थोड़ा सा क्लू चाहिए होता है और मैं उस टॉपिक का टोटल जो है निपटारा करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। भारत या पाकिस्तान में दोआब शब्द दो संगम या नदियों के बीच की भूमि का मार्ग बताता है। यानी दोआब मतलब एक नदी दोस्तों इधर से आ रही है ऐसे, और एक नदी दोस्तों इधर से आ रही है, तो ये वाला एरिया, दैट एरिया विल कॉल्ड द दोआब। रिमेंबर दिस, मेजर दोआब ऑफ हिमालय रिवर, दिस इज कॉल्ड द दोआब। इसको ध्यान रखिएगा। अब समझिए दोआब कुछ इंपॉर्टेंट है वह जान लीजिए आप। दोआब कौन कौन से, टोटल दोआब आपको दे दिया हूं, कहीं इधर उधर खोजने की बहुत जरूरत नहीं है। विष्ट दोआब, पहले विष्ट दोआब की बात करें तो व्यास और सतलज, व्यास से विष्ट और सतलज से यश लेकर विष्ट बना दिया गया है। व्यास और सतलज दोआब, ये शब्द जो ये जो दोआब का शब्द है यहीं से आपको मिल जाएगा। रावी व्यास यानी रावी व्यास से वारी दोआब, वही वारी, री से रावी, व्य से व्यास, रावी व्यास से। रचना दोआब तो रावी और झेलम, रचना दोआब, अरे भाई झेलना ही पड़ेगा रचना को, तो ठीक है रावी और झेलम। चाज दोआब तो चिनाब और झेलम, पहले पहले वर्ड को से उठा करके बनाया गया है। मध्य दोआब तो हरिद्वार से इलाहाबाद के बीच में। अब जो आप जैसे अगर इंडिया का मैप दोस्तों अगर आप ऐसे देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ से जो है चीजें अगर आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये वाला, तो यहीं पर तो सारी नदियां निकली हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ गई हैं ऐसे, तो इस तरह से जो है पूरा जो है सिंधु, झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास ऐसी नदियां हैं। तो इन्हीं के बीच की जो भूमि है इसी को दोआब कहते हैं। मैं मिस कर रहा हूँ, शायद मैप लगा दिया तो और मजा आपको आ गया होता, लेकिन थोड़ा सा नहीं लगा पाया क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा था कि मैप के लिए मुझे जगह नहीं मिली। फिर भी आप शायद समझ गए होंगे कि जो ऊपर वाला एरिया अगर आप ऐसे जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला एरिया इस तरह से देखेंगे तो जो यहाँ से जो है गई है नदियाँ, इधर आपका हिमालय जो है, यहाँ पर जो हिमालय पड़ा हुआ है और इधर पाकिस्तान आपका है, और यहाँ पर जो है इस तरह से, तो ये जो बीच वाला एरिया है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, तो इनके बीच का जो लैंड है, जो जहाँ खेती होती है, जहाँ जो उर्वरक जमीनें हैं, इसी बीच के लैंड को हम लोग दोआब बोलते हैं। तो उसी बीच के लैंड का एक स्पेसिफिक नाम रख दिया गया है कि जो ब्यास और सतलज के बीच का है विष्ट दोआब, और जो रावी और ब्यास के बीच का है वारी दोआब, और जो रावी और झेलम के बीच का है रचना दोआब, चाज दोआब और मध्य दोआब। इधर नदी चेनाब और झेलम माने झ और च, तो चाज हो गया। उसी तरह से रचना और रचना माने र से रावी और चना माने झेलम, बारी से व्यास और रावी, तो उनसे मिलता जुलता प्रोनाउंसिएटेड शब्द है, आप समझ जाएंगे। और हाँ, इन नदियों से थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसका उद्गम स्थल भी, जब नदियां आपको ये बता ही दिया हूँ, हिमालय की जो सिंधु नदी तंत्र का पूरा आपको कंप्लीट डेटा दे दूं, तो सतलज नदी देखिए पहले मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से इसका उद्गम स्थल होता है। संगम यानी मुहाना चिनाब नदी पर बना करके 1050 किलोमीटर की लंबाई जो है तय करती है। रावी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी में भी मिलती है और 720 की दूरी किलोमीटर की दूरी तय करती है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप तल से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। और झेलम बरेनांग कश्मीर के समीप से निकलती है, शेषनाग झील से होते हुए, और चिनाब में मिल जाती है। चिनाब में मैक्सिमम नदियां मिलती है और चिनाब जाकर के सीधे चिनाब बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है और सिंधु घाटी में मिलते हुए सिंधु नदी जाकर के सीधे अरब सागर में आपके गिरती है। इसको ध्यान रखिएगा। यह टोटल डेटा था दोस्तों। स्क्रीन को क्लियर करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए जो है इसको। अब आइए जिन्ना, हाँ अब आपको थोड़ा सा क्या ही बताऊं, नाम जिन्ना कहूं कि जिन्नात कहूं। जिन्ना की 14 सूत्रीय, यहाँ सूत्री हो गया है, सूत्रीय मांगे जो है क्या थी, इसको ध्यान रखिए। इसको मैं बना दे रहा हूँ, करेक्शन कर दे रहा हूँ, हो जाता है दोस्तों एडिटिंग में कभी कभी। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे क्या थी, तो 14 मांगे तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, ज्यादा थी। मूल मांगे जिनसे प्रश्न बनता है, ऑप्शन में आने की संभावना रहती है, वो दिया हूं। भारतीय संविधान संघात्मक हो, यह भाई जिन्ना का कहना था। कुछ अच्छी चीजें इन्होंने भी बोल दिया है।
अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाएं, भारत के सभी प्रांतों में स्वराज एक ही प्रकार का हो। 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने डाला है, जो प्रश्न कई बार पूछा है। समस्त प्रांतों के विधानमंडल में अल्पसंख्यकों, अब इसमें वही है, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1 हो, रिजर्वेशन, यह ध्यान रखिए। मेन प्रश्न में जो पूछता है, क्योंकि जिन्ना है तो ये वाला सब लोग सही लगा देंगे कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के हक की बात करेंगे, लेकिन ये वाला हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। संविधान के संघात्मक होने की बात कहाँ कहे थे जिन्ना, कि संघ और जो है राज्य दोनों के पास शक्तियां हो। अवशिष्ट शक्तियां जो है, एक्स्ट्रा पावर जो है प्रांत को दी जाए, राज्यों को दी जाए, इनका कहना था। अब भारत के सभी प्रांतों में स्वराज एक ही प्रकार का हो, ये नहीं कि यूपी में अलग व्यवस्था है, बिहार में अलग व्यवस्था, ऐसा ना हो। पाकिस्तान बनाने वाला पड़ोसी देश को कायदे आजम या बाबा-ए कौम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायदे आजम या बाबा-ए कौम, इनका उपनाम है भैया। पाकिस्तान के संस्थापक और पहले वहां के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल 1948 को जो है 11 सितंबर को हो गया। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, यह जिन्ना संबंधित कुछ फैक्ट था। और इसमें कुछ अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो सत्याग्रह का प्रस्ताव रखने पर साल 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। फिर जिन्ना के तहत जो है मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन पारित कर भारतीय मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग कर ली थी। पाकिस्तान का जो एक तरह से कह लीजिए कि ऑफिशियल जो डिमांड थी, इन्होंने लाहौर रिजोल्यूशन पारित करके जो है डिमांड की थी अलग मुल्क की, जो इनको मिला भी है। और मिलने के बाद भी दे दिया गया। वही हाल है कि इनको पाकिस्तान तो दे दिया गया, लेकिन इनकी नज़र हमेशा इधर ही रहती है, अपने यहाँ सुकून से रहेंगे नहीं। शुरुआती राजनीति में क्योंकि करियर में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही थी, लेकिन बाद में 1916 में आकर के इन्होंने मुस्लिम लीग के बीच में संधि की अहम भूमिका निभाई, यह भी ध्यान रखिए। शुरुआत में कुछ काम ठीक हुए, लेकिन पता नहीं बाद में इनके मन में क्या आ गया कि ये जो है भैया पाकिस्तान की बात करने लगे और वहाँ अपना कार्यक्रम चला। खैर, इन पर क्या है आपका विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा काम स्टडी मटेरियल देना है, वो हमने आपको प्रोवाइड कराया। अगला जो आइए, यश सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित है? जो है बहुत पुराने खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनसे संबंधित करंट आया था, लोग बता रहे थे तो मैंने सोचा डेटा दे दूं। यश सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? भारत के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर जो है रह चुके हैं 2 बार जो है ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम नारायण, जिन्हें यस बाबू के नाम से जाना जाता है। उनका जो है महाराष्ट्र के थाने में निधन हो गया 1556 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, रोम में 1960 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के जो है ये गोलकीपर का काम किए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, पिछली शिफ्ट में कुछ प्रश्न छूट गए थे दोस्तों कई जो है दिनों में, तो वो मैं नहीं बता पाया आपको, थोड़ा सा वो भी ला करके दिया हूं। यह देखिए, बाबर ने किस वंश को समाप्त कर मुगल वंश की नींव रखी थी? बाबर इंडेड विच डायनेस्टी लेड द फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी? तो बाबर का मैं आपको पूरा अभी आज के सेशन में पढ़ा दिया हूं और उसका ट्रिक भी ये वाला बता दिया हूं, लेकिन बाबर से संबंधित कुछ तथ्य अगर मिल जाए तो 1526 से 1530 तक यह शासन करता है। बाबर फरगाना का रहने वाला था तथा जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। कहा जाता है कि बाबर के रगों में 2 वंश का खून दौड़ता था, एक तैमूर वंशी और एक चंगेज वंशी। उसके बाद बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून, फरगाना मतलब वहाँ अफगानिस्तान, फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा, और जब वहाँ से इनको जूता मार के भगाया गया तो इधर आते हैं ये। बाबर की मातृभाषा चगदाई भाषा थी, लेकिन फारसी में उसने चगदाई में बाबरनामा लिखा था, अपनी जीवनी लिखी थी। यह बाबर का इतिहास है दोस्तों। एक और प्रश्न आया था, सड़क दुर्घटना में मौत के मुआवजे की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑन द डेथ इन रोड एक्सीडेंट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू हाउ मच? 2 लाख। कितना दोस्तों की गई है? 2 लाख। सड़क दुर्घटना में केंद्र सरकार की एक विज्ञप्ति के मुताबिक हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में जो है 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है सूचना, और इसमें जो है पहले घायलों के लिए जो है 50,000 रुपये का मुआवजा जान लीजिए किया गया, और जो मृतकों के लिए मौत पर 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखिए। और अप्रैल 2022 से यह लागू है, और क्षतिपूर्ति योजना 1989 का स्थान यह लेगी। हाँ, अब ये अपने से ऐसे आप कभी ढंगला के गिर जाइए और कहिए कि भैया हमको 25 लाख दो, 2 लाख दो, मार भगा देंगे सब, ऐसा नहीं होगा। यह फोटो मैंने आपको इसीलिए लगाया है। अब ऐसे गड्ढे हैं भाई, अब यहाँ गिर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चोट वेट लगेगी, इसका मुआवजा ना मांगिए, थोड़ा गंभीर चीजों का मुआवजा मिलता है। खैर आगे बढ़िए। समानता का अधिकार, जो बार बार प्रश्न आ रहा है, रोज रोज करवाया हूं, और इधर समानता का अधिकार जो मूल अधिकार है, इधर मौलिक कर्तव्य है।
अभी मैं आपको मौलिक अधिकार आपको पढ़ा करके आप टोटल खत्म किया हूं इस वीडियो में, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करके आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन मौलिक कर्तव्य जरूर बताऊंगा कि रूस के संविधान से 42वां संविधान संशोधन में सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर भाग 4A के अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया। एक साथ इस लाइन को याद रखिएगा, रूस के जो है संविधान से 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर भाग 4A के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। एक साथ याद करिए, पहले इनकी संख्या 10 थी और 86वें संविधान संशोधन में इनकी संख्या 11 कर दी गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। खैर चलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? इन विच ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कम? लॉर्ड लीटन के समय जो है 1876 से 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसे अब ध्यान दीजिए। प्रेस का थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लीजिए। प्रेस से संबंधित बनने वाले सारे प्रश्नों का निचोड़ आपको बता दूं। भारत में प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी के उस समय हुई थी जब गोवा में पुर्तगाली पादरियों द्वारा सन 1557 में एक पुस्तक छापा गया। तंबाकू, आलू, प्रेस वगैरह पुर्तगाली लाए हैं, पढ़े होंगे आपने, तो वही यहाँ पे डेटा है। भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता में प्रथम प्रयास जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला पेपर छापा था दोस्तों, जिसका नाम 1780 में छापा और बंगाल गजट कहा गया, अथवा द कलकत्ता जनरल एडवाइजर उसका अंग्रेजी नाम भी था। अंग्रेजी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट, इसका भी नाम था, किसी भारतीय का पहला जो है समाचार पत्र था। ये भी ध्यान रखिएगा इसको भी आप। अब हिंदी की बात करें तो अपना उदंड मार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में कानपुर में जुगल किशोर साहब ने किया, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में सोम प्रकाश के विरुद्ध जो है, मतलब सोम प्रकाश जो छापा, जिसके विरुद्ध लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके 1859 में प्रेस का गला घोंटने वाला एक्ट, प्रेस को दबाने वाला एक्ट, प्रेस को की स्वतंत्रता को रोकने वाला एक्ट जिसे कहा जाता है, इसको कहा। फिर आते हैं लॉर्ड मेटकाफ, और लॉर्ड मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 15 सितंबर 1835 को लागू कर दिया प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम। टोटल स्क्रीनशॉट मार के रखिए, प्रेस से बनने वाले इतने ज्यादा डेटा आपको दोस्तों शायद कहीं मिले। प्रयास हमेशा रहता है अधिकाधिक देने का, कोशिश हमेशा रहती है, आप भी पढ़ते रहिए इसी तरह से। अब आइए 26 फरवरी 2023 के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति का वित्तीय आपात की बात करता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो राधा और कृष्ण और विष्णु से संबंधित है। हाल ही में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल बने हैं। निम्नलिखित में से तेलंगाना का लोक नृत्य कौन सा है? तो पेरिनी शिवदंतम जो है तेलंगाना का लोक नृत्य है। इल्तुतमिश ने किस धातु में जीतल के सिक्के चलवाए थे? तो जीतल के सिक्के जो है इन्होंने चांदी में ढलवाए थे। सालबाई के संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि होती है, जिसके समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और महादजी शिंदे के बीच में साइन होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किए गए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है महाराष्ट्र में आयोजित किए गए, इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। सॉरी, मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए, यहाँ पर जो है गलत स्टेटमेंट हो गया, मध्य प्रदेश में, इसको ध्यान रखेंगे। और दिल्ली के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती थी? 8 राज्यों से, आज भी पूछा हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को जो है पंजाब के कलानौर में बैरम खान के संरक्षण में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के बारे में आपको मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 को लड़ा जाता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल के नवाब की सेना के बीच लड़ा जाता है, जिसमें अगर नाम पूछे तो क्लाइव और एक तरफ सिराजुद्दौला की धोखे से हार कर दी जाती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बक्सर का युद्ध भी बता दिया 1764 वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी और तिलगुट सेना यानी मीर कासिम वगैरह जो है सिराजुद्दौला जो है मुगल बादशाह के साथ लड़ता है ये भी, और इसमें अंग्रेजी सेना को विजय मिलती है और अंग्रेजी शासन यहीं से आ जाता है। गरीबी के मामले में भारत में राज्यों की रैंक क्या है? तो बिहार सबसे टॉप पर है दोस्तों, मेघालय 5वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 3रे स्थान पर है, मध्य प्रदेश जो है 4थे पर, झारखंड 2रे पर। याद रखिएगा, अदल बदल के पूछ सकता है। 5G ड्रोन कार्यक्रम क्या है? तो 5G ड्रोन कार्यक्रम के बारे में कि उड़ीसा के संबलपुर में वीरेंद्र सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो है परिसर में शुरू हुआ एक 5G ड्रोन कार्यक्रम है, जो है 10 किलोग्राम पेलोड के साथ जो है 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। भारत की न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, अधिकतम बांग्लादेश के साथ, याद रखेंगे। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। अब देखिए ये कल का प्रश्न है, आज वही आपका लोथल पूछ दिया था, ये आप देखिए रिवीजन से समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत क्या था? तो बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत जो है 16% था, ये भी आप
ध्यान रखेंगे। 2001 में सॉरी और 2011 में 13% हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका लिंगानुपात की बात की जाए, मैं रोज बता रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन आ जाए। केरल का सर्वाधिक है, हरियाणा का सबसे कम है, और यूटी में पूछे तो पुदुचेरी का सर्वाधिक है और दमन दीव में सबसे कम है। कुछ मुख्य बिंदु, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में, 2011 की जनगणना में देश की 15वीं और आजाद भारत की 7वीं थी। चंद्रमौली साहब 11 में थे, डॉक्टर विवेक जोशी 2021 में, और पहला नंबर पे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत आ चुका है विश्व जनसंख्या में, चीन को पीछे छोड़ के। यह 2022 का आंकड़ा है। जो है हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन जो है उपराष्ट्रपति बनते हैं, ये भी आप जाने, जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बनते हैं। यह प्रश्न था। समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक है। छऊ लोक नृत्य किस राज्य का है, तो छऊ लोक नृत्य जो है मौसमी चौधरी द्वारा जो है किया जा रहा है, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, जो भी ऑप्शन में रहा होगा सही होगा। टीसीएस का नया पैटर्न क्या है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो स्टैटिक जी के जो टोटल है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, और गणित वगैरह की बात करें तो कई विद्यार्थियों से मेरी बात हुई, तो गणित में टोटल आपको जो चाल दूरी हो गया, ट्रेन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बट्टा हो गया, परसेंटेज हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके बाद नंबर सिस्टम, आकृति वगैरह से प्रश्न आ रहे हैं। एडवांस में पाई चार्ट वगैरह, एडवांस मैथ भी पूछ रहा है। और वर्ल्ड में रीजनिंग की बात करें तो वही वर्ड वगैरह ABCD वाला, दिशा, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब भी पूछ रहा है। ये सब आप पढ़ के जाइएगा। हिंदी में आपको बात अगर करें, बच्चे पूछते हैं सर हिंदी में क्या पढ़ करके जाएं, तो उसको भी आप जान लीजिए कि हिंदी में टोटल ग्रामर, लूसेंट वगैरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। सामान्य हिंदी आ रही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह इसमें सब पूछ रहा है टोटल आपका, तो हिंदी का मामला थोड़ा नॉर्मल है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। पढ़ते रहिए दोस्तों। सिलेक्शन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। इस वीडियो को हर उस विद्यार्थी के मोबाइल तक पहुंचाना आपका कर्तव्य और धर्म दोनों है दोस्तों, जिसको इस कंटेंट की सख्त जरूरत है, जिसको नौकरी की सख्त जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही दमदार सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए, और मैं आपके लिए नए कंटेंट को तैयार करने और तलाश करने में जुट जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।